औरत का नसीब लड़कियां ज़रूर पढ़ें। ये कहानी सुनकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संध्या है। मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे पति ज़्यादातर बाहर रहते हैं और 15-20 दिन में ही एक बार आते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। एक बेटा है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ यह मेरी नहीं है, बल्कि मैंने जो देखा और महसूस किया बस वही आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। एक दिन सुबह सुबह मैं बालकनी में पौधे में पानी डालने गई तो नज़र बगल वाली बालकनी में पड़ी, जहाँ एक नवविवाहित लड़की अपने गीले बालों को सुखा रही थी। मैं पानी डालते डालते उसे चोर नज़रों से देख रही थी। थोड़ी उत्सुकता थी कि कौन होगी, किसकी दुल्हन होगी। मन में सोच रही थी कि पड़ोस में तो मनोहर जी रहते हैं। वो बहुत रिजर्व स्वभाव के हैं, अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन वो तो शायद शादीशुदा हैं। कभी कभी उनकी बालकनी में एक महिला दिखती थी। एक दिन रास्ते में मैंने उनसे उनकी पत्नी के बारे में पूछा था, तो बस इतना बोले कि जॉब करती है दूसरे शहर में, इसलिए कम आती है, और फिर तेज कदमों से चले गए थे। आज मैं सारा काम निपटा कर चाय पीने ही बैठी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही नवविवाहिता खड़ी थी। भाभी नमस्ते, मैं स्वाति हूँ, आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। मैंने कहा आओ अंदर बैठो। मैं उसके लिए चाय ले आई। मैंने उससे पूछा आप मनोहर जी की रिश्तेदार हैं? तो वो हंसते हुए बोली नहीं नहीं, वे मेरे पति हैं। वो 15 दिन पहले शादी हुई है हमारी। अभी तक ससुराल में थी। मायका ससुराल दोनों दूसरे शहर में हैं। 2 दिन पहले ही आई हूँ। ये तो ऑफिस चले गए। मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपसे मिलकर आती हूँ। ये सुनकर तो मेरे चेहरे के भाव ही बदल गए। पत्नी कैसे हो सकती है? मनोहर जी ने इससे शादी की है तो वह कौन? उसकी बातों से उसका बचपना झलक रहा था। 22 साल की थी। अपनी पढ़ाई, घर, शादी, सबकी बातें खिलखिलाते हुए बता रही थी। लेकिन मेरे मन में तो वो औरत जिसको मैं कभी कभी बालकनी में देखती थी वही घूम रही थी। स्वाति कुछ देर बैठकर चली गई, लेकिन मैं बेचैन हो गई। खुद मनोहर जी ने एक बार उस औरत को अपनी पत्नी बताया था, मतलब झूठ बोला था। बहुत मुश्किल से अपने आप को इन सब बातों से बाहर निकाला। फिर भी ध्यान बार बार स्वाति पर ही जा रहा था। फिर भी लगा छोड़ो ना, मुझे क्या करना। लेकिन मेरा मन बार बार उधर ही जा रहा था। 2-4 दिन स्वाति नहीं दिखी। एक दिन मनोहर जी को मैंने ऑफिस जाते देखा तो सोचा चलो स्वाति से मिल आती हूँ। दरवाजे पर मुझे देखा स्वाति थोड़ा सकपका गई। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम उसके बाद घर नहीं आई और ना ही दिखी? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं 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 भाभी, सब ठीक है, बस ऐसे ही नहीं आई। वो भाभी मुझे कुछ काम है, फिर मिलते हैं, बोलकर स्वाति ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब सा लगा। फिर कुछ दिन निकल गए। एक दिन स्वाति मुझे पास ही के एक बाजार में मिल गई, सब्जियां लेते हुए। मुझे देखकर फिर से नजरें इधर उधर करने लगी। मेरे जोर देकर पूछने पर बोली भाभी इन्होंने मना किया है यहाँ किसी से भी बात करने के लिए। उस दिन मैं आपके घर आई थी तो बहुत गुस्सा हुए कि क्यों गई बिना पूछे। उनको पसंद नहीं किसी से भी ज़्यादा घुलना मिलना। मैं बहुत हैरान थी। मन में शंका तो थी मनोहर जी को लेकर, परंतु स्वाति को कुछ नहीं बताया। 2 महीने निकल गए। कभी कभी बालकनी में दिख जाती थी।
मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे की रंगत फीकी सी पड़ गई थी। पति पत्नी के मैंने कभी बाहर घूमते जाते नहीं देखा था। कुछ दिन बाद स्वाति खुद मिलने आ गई। कहने लगी, भाभी ये ऑफिस से टूर पे गए हुए हैं 15 दिन के लिए, तो मैं अब आपसे मिल सकती हूँ। क्या हुआ स्वाति, कुछ उदास सी लग रही हो? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। एक फीकी सी मुस्कुराहट दी उसने। कहते हैं ना, लाख छुपाने की कोशिश करो, अंदर का दर्द झलक ही जाता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद स्वाति का दर्द भी आंखों के रास्ते बहने लगा। भाभी इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक से बात नहीं करते, ना ही कहीं घुमाने ले जाते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। मनोहर जी के प्रति मेरी आशंकाओं ने मुझे फिर से घेर लिया। कभी पूछा नहीं तुमने उनसे कि क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं? कई बार पूछा भाभी, वो बोलते हैं यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना चली जाओ जहाँ जाना है। स्वाति की आंसू आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उस औरत के बारे में स्वाति को अभी भी कुछ नहीं बताया। उसे समझाते हुए बस इतना कहा कि हो सके तो अपने परिवार से बात करो। तो बोली, अपनी माँ को भी बताया? तो बोली, हमने बहुत खर्चा करके तुम्हारी शादी की है, इसको संभालना तेरे हाथ में है। उफ, उसकी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी छोटी उम्र है उसकी, पहले तो 10 साल बड़े आदमी से शादी करा दी, अब उसकी मदद करने की बजाय सबने पल्ला झाड़ लिया। स्वाति तो चली गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसके आंसू मेरे दिमाग में घूम रहे थे। इन 15 दिनों में स्वाति मेरे पास आती रही। मैंने उससे पूछा, मनोहर फोन करते हैं तुम्हें? वो बोली, नहीं, मैं करती हूँ, कभी कभी उठाते हैं, कभी नहीं। उसने मुझसे पूछा, भाभी मैं अच्छी तो दिखती हूँ ना? मैं जीन्स नहीं पहनती, क्या पता उनको मॉडर्न लड़की पसंद हो। 3 महीने की नवविवाहित जहाँ अपने पति के प्रेम में डूबकर जीवन का आनंद लेती है, वहीं स्वाति अपने पति का दिल जीतने का हर संभव प्रयास कर रही थी। अब मनोहर अक्सर टूर में रहता था, कभी कभी ऑफिस से ही चला जाता था। धीरे धीरे स्वाति को भी शक होने लगा कि जरूर कुछ गलत है। अब झगड़े भी होने लगे, हमारे घर तक भी आवाजें आ जाती थीं। ऐसे ही एक दिन मनोहर गुस्से में घर से चला गया। उसके जाते ही स्वाति मेरे पास आ गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। वह बोली, भाभी मनोहर का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है, उसी की ऑफिस में है। मनोहर उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो टूर के बहाने उसके घर ही रहता था और भाभी अभी टूर के बहाने दोनों साथ में 5 दिनों के लिए शिमला घूमने गए थे। आज फिर झगड़ा हुआ तो उसने बोला हाँ उसी के साथ था, हनीमून मनाने गया था शिमला, यह देखो हमारी फोटो। अब यह बोलते हुए स्वाति जोर जोर से रोने लगी। मुझे घिन आ रही थी ऐसे बेशर्म आदमी से जो अपने नाजायज संबंधों के सबूत अपनी पत्नी को दिखा रहा था। मैंने पूछा कि अगर ऐसा था तो तुमसे शादी क्यों की उसने? उसी से क्यों नहीं की? तो बोली, भाभी इनके घर वाले नहीं माने। क्या तुम्हारे ससुराल में पता है इस बारे में? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ भाभी, मनोहर ने उसी के चक्कर में अभी तक शादी नहीं की थी। वह तो अब की बार मनोहर की माँ ने आत्महत्या की धमकी देकर जबरदस्ती इनकी शादी मुझसे करा दी। हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया और अब ये खुलकर कहते हैं, जा तुझे जो करना है कर, मैं तुझे पसंद नहीं करता। स्वाति की बातों से मेरा मन बहुत दुखी हो गया। अब बात घर तक पहुंच गई थी। ही दिनों में ससुराल और मायके वाले आ गए। उस दिन बहुत चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ताज्जुब इस बात का था कि मायके वालों ने
अपनी बेटी को समझाया कि मनोहर को एक मौका और दे दे और चले गए। मनोहर भी शायद अभी कहीं फंसना नहीं चाहता था, तो उसने दिखावे के लिए सबके सामने स्वाति से माफ़ी मांगी और कुछ दिनों तक अच्छा होने का नाटक करता रहा। लेकिन एक दिन स्वाति ने दोनों को फ़ोन पर बातें करते सुन लिया था। स्वाति का झगड़ा करना बनता था। इस बार तो मनोहर ने उसको थप्पड़ ही मार दिया। वह घंटों मेरे यहाँ बैठ कर रोती रही। फिर एक दिन स्वाति ने किसी तरह मनोहर और उस औरत के संबंध की बातें उसके ऑफिस तक पहुंचा दी, साथ ही उन दोनों की शिमला की फोटो भी। अब मनोहर और उस औरत की ऑफिस में काफ़ी बदनामी हुई, जिसके चलते उनके बॉस ने उस औरत का ट्रांसफ़र कहीं दूर दूसरी जगह कर दिया। अब मनोहर और झगड़ा करने लगा। अब तो स्वाति की माँ के सामने भी खुलकर बोलता था, ले जाओ अपनी बेटी को, मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं। अब मजबूरन स्वाति के परिवार ने ही तलाक की अर्जी दे दी। कुछ महीनों में तलाक भी हो गया। उस दिन स्वाति मुझसे आखिरी बार मिलने आई। उसकी आंखों में पानी तैर रहा था। अच्छा भाभी, चलती हूँ, मायके जा रही हूँ, फ़ोन करते रहना। मैं उसे दूर तक जाते देखती रही। मैं सोच रही थी कि भगवान ऐसी किस्मत किसी भी औरत को ना दे। कुछ दिनों बाद मनोहर ने भी घर शिफ्ट कर लिया था। क्या इतनी सज़ा मनोहर के लिए काफ़ी थी? किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से उसे क्या मिला? अगर वो किसी रिश्ते को निभा नहीं सकता तो जोड़ने का उसे हक किसने दिया? अपराध मनोहर का था और सजा स्वाति को मिली। क्या परिवार वाले अपराधी नहीं थे? दूसरों की बेटियों को फालतू समझते हैं कि अपने बिगड़े बेटे की शादी करा दें, वह सुधार लेगी, जैसे लड़की के पास कोई जादू की छड़ी हो सुधारने के लिए। नहीं तो बच्चा होने दो, क्या पता बच्चे को देखकर सुधर जाए। इस शादी से स्वाति को जो शारीरिक और मानसिक तकलीफ झेलनी पड़ी थी, उसकी पीड़ा उसे हमेशा टीस देती रहेगी। इस बात को 2 साल हो चुके हैं। मैं स्वाति को कभी कभी बात करती हूँ। उसने अब तक दूसरी शादी नहीं की। शायद अब उसे शादी पर यकीन नहीं रहा। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।